Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays I'm uploading lecture regarding criticism. So today's topic is about Raymond Williams modern tragedy. मैं इंशाल्लाह आज के पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करूँगी कि सारा आपको उर्दू में एलेबोरेट कर दूँ एंड देन वी विल इंशाल्लाह क्रिटिकली इवैल्यूएट द पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेमंड विलियम्स मॉडर्न ट्रेजेडी. ओके तो स्टार्ट करते हैं इनकी बियोग्राफी से. और रेमंड विलियम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 1921 से 26 जनवरी 1988 है. ये इंग्लैंड के एक मशहूर नावलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे और ग्रेट थिंकर थे. इन्होंने कल्चर और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ अपना पब्लिश करवाया और एक नुमाया शख्सियत के हामिल थे. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी स्टडीज़ को इंटरप्ट किया था और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर भी काम किया था. तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको अपने जहन में रखने हैं. और वो जो कम्युनिस्ट नज़रियात थे उनके भी बहुत बड़े हामी थे. ठीक है, उनका ज़्यादा काम इस वजह से अहमियत का हामिल बना क्योंकि वो सोशलिस्ट थे. तो उन्होंने इक्वलिटी को प्रमोट किया था कि देखें ट्रेजेडी पे जब बात अभी मैं आगे आपको बताऊंगी साथ साथ कि ट्रेजेडी वो कहते हैं कि एक किंग की एक प्रिंस की भी वैसी ही ट्रेजेडी है, यानी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि एक आम इंसान की. सांसें दोनों लेते हैं तो ज़िंदगी और मौत दोनों के साथ है. तो क्यों एक आम इंसान की ट्रेजेडी को बहुत मामूली समझा जाता है और एक किसी बड़े इंसान की ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है? वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब हम देख लेते हैं उनकी जो बुक है उसको टॉपिक वाइज हम लोग लेके चलते हैं. ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, यानी ट्रेजेडी और रवायात. बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जो ट्रेजेडी है वो यानी जो मॉडर्न ट्रेजेडी है वो असल जो ट्रेजेडी यानी ग्रीक ट्रेजेडी है उससे नहीं मिलती. उससे उसको वो कहते हैं कि उसमें वो चीज़ें नहीं पाई जाती. ट्रेजेडी को बहुत से मानों में समझा जाता है, यानी वो ट्रेजेडी डिफरेंट तरह की होती है. कोई एक पर्टिकुलर उसके लिए कोई ऐसी यानी टाइटल नहीं आप उसे दे सकते कि ये जो है ट्रेजेडी बस इसी को एक ट्रेजेडी माना जाए. नहीं, ट्रेजेडी डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है और मुख्तलिफ़ तरह से उसको पोर्ट्रे किया जा सकता है. जो मॉडर्न ट्रेजेडियंस हैं उनको समाजी ट्रेजेडी करार देते हैं और इन नकादों के ख़्याल में हकीकी ट्रेजेडी में मावराई अनासर का होना ज़रूरी है. यानी वो कहते हैं कि जो ग्रीक ट्रेजेडियंस थे उनके जो तौर तरीके थे उनका एक आम ट्रेजेडी में यानी जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसमें होना बहुत ज़रूरी है. जबकि रेमंड विलियम इससे डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे हेमलेट एक ट्रेजेडी थी, ऑडिपस थी और ओथेलो थी, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हैडा गैबलर और डेथ ऑफ सेल्समैन भी एक प्रॉपर ट्रेजेडी हैं. यानी इससे मैं आपको ये बता दूं कि हेमलेट, ऑडिपस रेक्स और ओथेलो ये तीनों जो हैं वो किंग की ट्रेजेडीज़ हैं, यानी बादशाहों की ट्रेजेडीज़ हैं. और जबकि हैडा गैबलर में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैडा बिलोंग करती है और यानी उसका ये कहना है कि एक आम इंसान की ट्रेजेडी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी कि किसी बड़े ओहदे पे फाइज इंसान की. रेमंड विलियम जो हैं क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो वो जो हैं इक्वलिटी की बुनियाद पे परखते हैं अपनी ट्रेजेडी को और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी अक्लमंद आदमी रिफ़त के लिए ट्रेजेडी को तरजीह देगा. अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम वो कहते हैं कि ट्रेजेडी की वजूहात को जानना और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है या कम से कम इससे सबक हासिल करना ज़रूरी है. और रेमंड विलियम का मकसद माजी और हाल का मुकाबला करना नहीं है. वो ये नहीं कहते कि आप उनको आपस में कंपैरिजन करो, वो नहीं कहते वो, बल्कि ये कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी है एक फ़न है और एक्सपीरियंस है.
ठीक है। आपको चाहिए कि आप उससे सीखें ज़रूर, जो प्रीवियस ट्रेजेडियंस हैं उनसे आप सीखें ज़रूर, अपने प्रीडिसेसर से, डेड पोइट से सीखें ज़रूर, लेकिन उसमें क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़माना जो है उसमें बहुत चेंजिंग आई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और बदला है काफ़ी। तो क्या आज की लाइफ में अगर आप देखो, आपको बादशाह या प्रिंस वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत कम, यानी ऐसे हैं ममालिक जिसमें अभी भी ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा गौर करें तो ये चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर ट्रेजेडी में तो चेंज आया है ना, ट्रेजेडी में बहुत चेंज आया। पहले आपको बादशाहों की कहानियाँ सुनाई जाती थी और उनसे रिलेट करके ट्रेजेडी को पोर्ट्रे किया जाता था, लेकिन आज आम इंसान की भी ट्रेजेडी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि एक ख़ास इंसान की। जिस तरह हम लोग देखते हैं अपने ड्रामाज वगैरह में, एक आम इंसान की ट्रेजेडी से आपको रुलाया जा रहा होता है, आप उससे भी उतने ही इफ़ेक्ट होते हैं जितने कि आप किसी बड़े इंसान की। हाँ, ये मैं अपने से ऐड करना चाहूँगी कि जब आपको एक ऐसे इंसान का डाउनफॉल दिखाया जाए कि जो कि बहुत पहले अपनी बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा था, लग्जरियस लाइफ गुजार रहा था, और बाद में वो बेचारा इतना गरीब हो गया कि वो फ़कीर बन गया, तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ील होगा, वाकई होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है कि एक बहुत बड़े ओहदे से उतर के एकदम से वो नीचे फ़कीरी पे आ जाए, तो फिर तो उसकी ट्रेजेडी थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन्हांस करेगी ना, कैप्टिवेट करेगी। लेकिन रेमंड विलियम कहते हैं कि आम इंसान की भी ट्रेजेडी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि एक ख़ास इंसान की। ख़ास इंसान मीन्स जैसे किंग, क्वीन और प्रिंस वगैरह, जिस तरह पहले ग्रीक ट्रेजेडियंस जो थे अपनी ट्रेजेडी को दिखाते थे। फिर आ जाता है सेकंड पे, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस है। सेकंड पे हमारा आ जाता है ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ में वो हमें बताएगा कि किस किस तरह ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो दूसरी ट्रेजेडी से मुख्तलिफ होती चली गई। रेमंड विलियम सबसे पहले यूनानी रिवायात यानी ग्रीक ट्रेडिशंस की बात करते हुए कहता है कि यूनानियों ने सबसे पहले बेहद गैर मामूली ड्रामा तख्लीक दिया। वो इसको गैर मामूली क्यों कहता है? क्योंकि अगर हम ग्रीक ट्रेजेडीज़ को देखें तो वो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट तक कन्फाइंड थी, और क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उनका मजहबी पेशवा भी था, उनको एक यानी वो उसको अपने किंग को एज अ प्रॉफिट देखते थे, एज अ प्रॉफिट डील करते थे। तो वो सिर्फ उनका एक उनके लिए एक बादशाह ही नहीं था, या उनको सिर्फ उन पे हुक्म चलाने वाला ही नहीं था, बल्कि वो उनके लिए एक प्रॉफिट की हैसियत भी रखता था। तो जो ट्रेजेडी होती थी उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, और जो बाकी उसके कैरेक्टर होते थे ट्रेजेडी को, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे ऑडिपस रेक्स की आप मिसाल ले लें, तो हमारी सारी तवज्जों का मरकज़ जो था वो ऑडिपस रेक्स ही था, जबकि उसकी बेटियां, उसकी वाइफ, उसके यानी इर्द गिर्द के माहौल से भी उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था उसकी ट्रेजेडी ने। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम जो सोफोक्लिस था उसने हमारे माइंड को इस तरह उसके साथ बांध के रखा हुआ था कि सिर्फ हमें ट्रेजेडी ऑडिपस रेक्स की ही नज़र आ रही थी, जबकि रेमंड विलियम कहता है नहीं, ट्रेजेडी सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी सराउंडिंग्स को, उसके रिलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबको वो इफ़ेक्ट करती है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि यानी जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो सिर्फ कन्फाइंड थी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक। तो रेमंड विलियम के ख़्याल में जो ग्रीक ट्रेजेडी के अनासिर हैं वो किस्मत, जबरो कदावर और देवी देवताओं के कल्चर तक ही सिर्फ कन्फाइंड है, और इनको इस तनासुर में देखना चाहिए, और इसको इसी तनासुर में देखना चाहिए। यानी जो ग्रीक ट्रेजेडियंस थे वो उनकी जो ट्रेजेडी होती थी बस इसी तक, यानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, इन्हीं बातों से रिलेटेड होती थी। वो नहीं चाहते थे कि वो इससे बढ़कर कुछ लिखें। जबकि मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें, मेडिवल एज में, तो ट्रेजेडी ना होने के बराबर थी, क्योंकि उस टाइम जो था क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा का यानी होल्ड था। तो ऐसे ही ड्रामे बनाए जाते थे, ऐसी ही ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी जो उनके अकॉर्डिंग हो। अगर तो वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होती थी तो उसको फिर सामने नहीं लाया जाता था। तो ज़ाहिरी बात है, आपको जब वो खुल के काम करने की इजाज़त होगी नहीं, जब आपके ऊपर कोई इंसान
पूरी अपनी यानी पावर रखे हुए होगा, तो आप किस तरह अपने काम को अच्छे से लेकर चलोगे। तो इसी तरह मेडिवल पीरियड की अगर ग्रीक, सबसे पहले वो ग्रीक की बात करता है, फिर मेडिवल पीरियड की बात करता है कि वो जो थे उसमें ईसाईयत को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, यानी जो क्रिश्चियनिटी थी वो एज अ प्रोमिनेंट फीचर था, तो इसलिए ट्रेजिडी को बहुत नुकसान हुआ उस टाइम में, यानी ना होने के बराबर थी। और ये कि ट्रेजिडी की तारीफ़ को मखसूस करने की वजह से क्लासिकल जो क्लासिकी ट्रेजिडी थी वो उस पर फ़र्क पड़ा, मगर इसमें कुछ मखसूस इनफरादियत भी मौजूद थी। अब बात करते हैं फ्यूडलिज़म की। फ्यूडलिज़म के ख़ात्मे के बाद इंसान के रुतबे के ज़वाल को अहमियत दी जाती है। अगरचे ट्रेजिडी लिखने का अंदाज़ नहीं बदला, मगर उसको उसका एक्शन ज़रूर बदल गया। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में इस तरह समझा देती हूँ कि क्योंकि ट्रेजिडी में भी बहुत फ़र्क आया है। पहले ट्रेजिडी और थी, अब ट्रेजिडी और है। अब ये यानी ट्रेजिडी बदल तो रही है, लेकिन फिर भी कहना कि नहीं इसमें बदलाव नहीं है, और अगर यानी आज का राइटर ट्रेजिडी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे और फिर उसको कहा जाए कि नहीं तुम्हारी ट्रेजिडी जो है वो जो ट्रेजिक के जो रूल्स हैं उन पे पूरी नहीं उतरी, तो ये एक अच्छी ट्रेजिडी नहीं है। ये ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मुआशरे के साथ साथ हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं और हमारा जो सोसाइटी का निज़ाम है और जो हमारा यानी जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। तो जब चेंजिंग आएगी तो ऑब्वियसली ट्रेजिडी भी चेंज हो जाएगी, ट्रेजिडी का मकसद भी चेंज हो जाएगा। आज ट्रेजिडी सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किंग और प्रिंस को ही सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी सराउंडिंग्स, उसके बच्चों, उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार, सबको इफ़ेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल दौर में क्या हुआ। न्यू क्लासिकल दौर में हीरो के रुतबे और दर्जे को बहुत अहमियत ज़रूरी दी गई, और मगर इसकी वजूहात बदल गई। ट्रेजिडी में मावराई चीज़ों की जगह इंसानी रवैये ने ले ली। यही मैं अभी जो आपको बता रही थी कि यानी प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, उसकी यानी सारी ट्रेजिडी बस उसी से रिलेट होती थी। हमारा जो नुक्ता नज़र होता था सिर्फ उसी के ऊपर टिका हुआ होता था कि उसका डाउनफॉल देखना है तो हम साथ रो रहे हैं, उसकी टेंशन हमें अपनी टेंशन्स लग रही हैं, जबकि बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था। तो रेमन विलियम जो हैं वो जर्मन फ़िलासफ़र और ड्रामा निगार जो लेसिंग हैं उससे इत्तफ़ाक़ करता है, यानी वो कहते हैं कि उनसे उनकी राय जो है वो इत्तफ़ाक़ राय करते हैं कि न्यू क्लासिकलिज़म एक गलत क्लासिकिज़म था। वो उसको न्यू क्लासिकलिज़म को अच्छा क्लासिकिज़म नहीं समझते हैं, मगर वो इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। अच्छा, वो यानी इस बात से तो एग्री करते हैं कि हाँ न्यू क्लासिकिज़म था वो एक गलत क्लासिकिज़म था, लेकिन वो इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि शेक्सपियर का जो एलिज़ाबेथन एज था वो माजी का तसलसल नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है जिससे इंसानियत और रोमानियत की बुनियाद रखी। यानी लेसिंग का कहना ये है कि शेक्सपियर का जो एज थी यानी एलिज़ाबेथन जो एज थी वो सिर्फ वो एक नई अप्रोच थी और उसमें सिर्फ इंसानियत और रोमानियत की बुनियाद रखी गई, जबकि रेमंड विलियम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेज भी, ड्रामाज भी, ट्रेजेडीज़ भी कहीं ना कहीं मिलती हैं। ऐसे उनमें भी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए जाते हैं जो कि यानी मज़हब से रिलेटेड हैं। और वाकई ये हम लोग भी अगर ऑब्ज़र्व करें लिटरेचर के स्टूडेंट्स तो हम लोगों को पता लगेगा कि वाकई जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें भी आपको रिलीजियस कहीं ना कहीं मैच होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अब हम देख लेते हैं सेकुलर ट्रेजेडी। सेकुलर ट्रेजेडी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी ट्रेजेडी जो मज़हब से रिलेट ना हो, यानी वो उसमें दीनी एस्पेक्ट्स ना दिखाए जाएं, वो दुनिया से रिलेटेड हो। ठीक है। अब रेमंड विलियम के ख़्याल में सबसे पहले क्या था हमारा ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या डिस्कस किया, ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़। फर्स्ट ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, सेकंड पे आ जाता है ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़, थर्ड पे हमारा आ जाएगा सेकुलर ट्रेजेडी। सॉरी, ये इसी का ही हिस्सा है।
ठीक है। रेमंड विलियम्स के ख़्याल में एलिज़ाबेथन के बाद से हर ड्रामा सेक्युलर था, यानी एलिज़ाबेथन एज किस में आती है, शेक्सपियर की एज में आती है। ठीक है, तो वो कहता है कि वो अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम जो एलिज़ाबेथन एज थी उसमें भी जो ड्रामा था वो सेक्युलर नहीं था, क्योंकि उसमें भी दुनिया के साथ दीनी चीज़ें भी दिखाई जा रही थी। यानी आपको इस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो किंग थे और जो भी बड़े लोग थे या कुछ क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन जब ट्रेजेडी दिखाई जाती थी तो उनको उनके साथ दीन को भी साथ प्रमोट किया जाता था। तो वो खाली सिर्फ सेक्युलर नहीं थी, उनमें दीनी एस्पेक्ट्स भी पाए जाते थे। तो रेमंड विलियम कहता है कि जो सेक्युलर ट्रेजेडी था उसका आगाज़ एलिज़ाबेथन एज के बाद हुआ था। अगरचा एलिज़ाबेथन ड्रामा मसला अमलन सेकुलर था मगर ईसाईयत के साथ जुड़ा हुआ था, यानी उसको सेकुलर तो माना जाता है लेकिन वो एक बिल्कुल यानी क्लियरली सेकुलर नहीं था, उसमें भी क्रिश्चियनिटी के एस्पेक्ट्स पाए जाते थे। न्यू क्लासिकल दौर में ठोस सेक्युलरिज्म का आगाज़ हुआ, यानी न्यू क्लासिकल दौर में एक पर्टिकुलर सेक्युलर ट्रेजेडीज़ को प्रमोट किया गया और ये जो था रेमंड विलियम के ख़्याल में इस नज़रिए ने इखलाकियात को साकित व जामिद बना दिया। दूसरा, शायराना इंसाफ पोइटिक जस्टिस का तस्वुर हकीकी ज़िंदगी में इसकी अदम मौजूदगी की वजह से खोखला महसूस होता है। पोइटिक जस्टिस क्या है, ये मैंने आपको लेक्चर्स में पीछे भी बताया था। पोइटिक जस्टिस ये है कि अगर आप ट्रेजेडी में एक इंसान को हीरो दिखा रहे हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका अंजाम भी अच्छा ही होगा, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। जिस तरह आप देखते हो कि विलन अपने पूरे ड्रामे में यानी कुछ टेंशन ही क्रिएट करता रहता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसका रिज़ल्ट भी वैसा ही उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है तो उसको अंजाम बहुत बुरा मिलेगा। कुछ बीच में ड्रामे के ट्विस्ट लाने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वो बेचारा इतना अच्छा था लेकिन उसके साथ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन एंड पे पोइटिक जस्टिस दिखाया जाता है ना और वो बात खुल के सामने आ जाती है। एनेग्नोसिस होता है, जब डिस्कवरी हो जाती है उस सारी बात खुल के सामने आ जाती है, जिससे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के ज़वाल की बात, यानी कि उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। हीरो के ज़वाल के बारे में रेमंड विलियम का नुक्ता नज़र ये है कि हीरो से क्या अमल सरजद हुआ, ना कि हीरो के साथ क्या हुआ। यानी अब उनका ये रेमंड विलियम का ये कहना है कि हमें ये नहीं देखना कि हीरो से गलती क्या हुई, बल्कि हमें ये देखना है कि हीरो के साथ क्या हुआ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम जो सोसाइटी है उस अगर तो कोई हीरो कोई गलती करता है, ठीक है, जिस तरह अगर अब हम लोग हेमलेट की बात करें, हेमलेट से गलती हुई थी ना, यानी वो बेचारा परेशान था, वो टेंशन में था कि वो क्या करे, टू बी और नॉट टू बी वाला जो सीन था कि वो टेंशन में था कि यार मैं कत्ल करूं ना करूं। मैं उस बेचारा इतना ज़्यादा पजल था। वो क्यों था? क्योंकि सोसाइटी की टेंशन इंसान को इस जगह पे लाकर खड़ा कर देती हैं कि वो कोई डिसीजन ले नहीं पाता। तो अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम जब एक हीरो से कोई गुनाह सरजद होता है तो वो इस वजह से नहीं होता कि वो खुद बुरा है, बल्कि सोसाइटी उसको उस जगह पे लाकर खड़ा कर देती है कि उससे कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है। जिस तरह अब हम लोग अक्सर देखते हैं गांव वगैरह में कुछ ऐसे कि जी इसने इसको मार दिया या भाई ने बहन को खैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसका इर्द गिर्द का माहौल उसे बातें सुना कर उस जगह पे ले आता है कि वो अपनी बहन को कत्ल करने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सको कि ये है क्या। और फिर बाद में वो कहते हैं कि हीरो तक अपने आप को महदूद करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को एक ही किस्म के तजर्बे तक महदूद कर दें, यानी हम लोगों की जो अटेंशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो प्रोटैगनिस्ट है उस तक ही कन्फाइंड नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को बाकी लोगों का भी सोचना चाहिए जो उससे इफ़ेक्ट होंगे। सिर्फ एक हीरो पे ही अपनी नज़र जमा के नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि अगर उस बेचारे से कोई मसला क्रिएट होता है या अगर वो परेशानी देखता है या अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी वजह से बाकी कितने लोग इफ़ेक्ट होंगे।
होप यू गॉट द पॉइंट। तो आगे है कि रेमंड विलियम के ख़्याल में ईवल जो बुराई है उसका ट्रेजेडी की थ्योरी में लाजमी है, मगर इसकी कुछ हदूद मुतय्यन होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें कुछ ईवल इफ़ेक्ट डाल के ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी जो ये फैक्टर है वो इन्हांस करता है ट्रेजेडी की अहमियत को, लेकिन उसकी एक महदूद यानी उसकी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए ना। उसको इतना ज़्यादा आप ईवल डाल दोगे तो वो भी फिर ट्रेजेडी जो है वो कुछ अजीब सी हो जाएगी और डी शेप हो जाएगी ना। सिर्फ बुराई की अहमियत ट्रेजेडी के नॉर्मल एक्शन और तजर्बे को ख़त्म कर देती है, यानी सिर्फ अगर आप ईवल ही दिखाओगे तो वो ट्रेजेडी के नॉर्मल एक्शन और एक्सपीरियंस को भी अफेक्ट करेगी और उससे एक अच्छी ट्रेजेडी नहीं बन पाएगी। रेमंड विलियम इस नज़रिए को भी रद्द करता है कि इंसान फितरतन अच्छा या बुरा होता है। इसका यकीन है कि आदमी मुख्तलिफ़ सूरत हाल में अच्छा या बुरा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, क्योंकि अब ये भी कहा जाता है ना ट्रेजेडी में कि अगर एक इंसान अच्छा है तो उसको अच्छा ही दिखाया जाए, अगर वो बुरा है तो उसको बुरा ही दिखाया जाए, अगर वो अच्छा बुरा दोनों है तो उसको यानी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक अच्छे इंसान को अच्छा ही दिखाया जाए एंड तक, अगर एक बुरा है तो उसको बुरा ही दिखाया जाए एंड तक, अगर वो अच्छा बुरा है तो उसको ऐसा ना दिखाया जाए कि कभी वो अच्छा है कभी वो बुरा है, कभी वो अच्छा है कभी वो बुरा है, बल्कि उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ला के दिखाया जाए। जबकि रेमंड विलियम डिनाई करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ वर्च्यू एंड वाइस। सो उनका ये कहना है कि इंसान किसी भी वक्त बुरा या अच्छा हो सकता है। अब इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि सोसाइटी जब आपको बुरी बातें बता के आपका दिमाग ख़राब कर देगी तो एक अच्छा भला इंसान भी बुरा हो जाता है, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है, उसके सामने उसके इर्द गिर्द इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं कि वो बेचारा पज़ल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और फिर उससे कुछ ऐसी गलती सरजद होती है जो कि वो असल में नहीं करना चाहता, या वो ऐसा इंसान नहीं होता कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन क्योंकि सोसाइटी उसको मजबूर कर देती है तो उससे वो गुनाह सरजद हो जाता है। फिर आ जाता है जी ट्रेजेडी को रद्द करना, मीन्स रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में रेमंड विलियम जो हैं वो बर्चट के ख़यालात और नज़रियात पर इसकी बुनियाद रखते हैं। उन्होंने बर्टोल्ट, ये देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन आएगी इसकी प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि कुछ लोग इसको बर्चट पढ़ते हैं, कुछ ब्रैकेट पढ़ते हैं, कुछ ब्रैचेट पढ़ते हैं। तो ये मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये जो वर्ड है असल में बर्चट है। पहले मैं भी इसको बर्टोल्ट ब्रैकेट पढ़ती थी, लेकिन असल में ये बर्चट लफ्ज़ है। पहले तो इसे क्लियर कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि बर्चट के ख़यालात और नज़रियात पर रेमंड विलियम अपनी जो ट्रेजेडी है उसको लेकर चलते हैं। बर्टोल्ट ब्रैकेट का गैलीलियो गैलीलाई है पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में, ठीक है, उससे आपको मैं इसके साथ मिसाल दूंगी कि देखें उसमें दिखाया जाता है ना कि वो डर जाता है, वो हालात से डर जाता है। वो ये समझा जाता था कि जो किंग है ना वो अब मर जाएगा लेकिन अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा, यानी वो अपनी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आने देगा। वो बेशक मर जाएगा लेकिन कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे उसकी रिस्पेक्ट में कमी आए। जबकि हम देखते हैं गैलीलियो गैलीलाई भी हमारा प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन क्योंकि वो नील डाउन कर देता है, वो अपना जो उसका था जो उस टाइम पे जो पोप था उसके आगे वो नील डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे डराया जाता है और परेशान किया जाता है कि उसको यानी बहुत ज़्यादा ऐसी सज़ा दी जाएगी, तो वो डर जाता है और फिर वो उसके आगे हार जाता है। जबकि उसका जो हारना था वही उसकी तरक्की का बायस बना और वही साइंस में उसी की वजह से इतना ज़्यादा साइंस को फ़ायदा हुआ कि फिर आगे से आगे रिसर्च हुई, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि जो बर्टोल्ट ब्रैकेट है, बर्टोल्ट बर्चट है, मैंने क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बर्टोल्ट ब्रैकेट ही पढ़ा है तो मेरे मुंह से यही प्रोनाउंस होता है बार बार, जबकि असल वर्ड जो है वो बर्चट है, ठीक है। और बर्चट तमाम ट्रेजेडी से मुतल्लिक अपनी रवायती नज़रियात रद्द कर देता है, यानी उसने ट्रेडिशंस को ब्रोक किया है। बर्टोल्ट बर्चट ने अपनी ट्रेडिशंस को डिनाई किया है क्योंकि उसने एक आम इंसान की ट्रेजेडी दिखाई है, ठीक है। गैलीलियो गैलीलाई हम देखते हैं कि उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे और वो कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह उसका एंड हुआ और क्या दिखाया गया। तो इसका जो है एपिक थिएटर, ठीक है, बर्टोल्ट बर्चट ने ये एपिक थिएटर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें
उसने ये कहा, उसने लोगों को कहा था कि आप लोग फ़ैसला करें, आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसने स्पेक्टेटर को यानी एक अलहदा से इंडिविजुअल कैरेक्टर बना के रखा था ऑडियंस को कि आप भी अपने आप को एक कैरेक्टर समझो, आप ये ना समझो कि आप इसे अलहदा, और ख़ुद अपनी राय दो कि आप क्या समझते हो, आप इसमें गलतियाँ पॉइंट आउट करो। और उसका मकसद ये था ट्रेजेडी दिखाने का कि लोग सिर्फ ट्रेजेडी का मकसद ये नहीं है कि पिटी और फियर को क्रिएट किया जाए और फिर लोगों को रुला धुला के बाहर भेज दिया जाए, नहीं, बल्कि जब आप ट्रेजेडी देखो तो आप उससे सीखो। आप इतने ज़्यादा इमोशनल होकर इतने रो के ऐसा ही ना हो कि जो आपको राइटर दिखाना चाह रहा है या जो सबक आपको देना चाह रहा है, जो लेसन आपको देना चाह रहा है, आप उसी से यानी साइड पे हो जाओ और आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ ट्रेजेडी में, रोने लग पड़ो और इतनी टेंशन क्रिएट हो जाए कि आपको वो असल जो मकसद जो वो देना चाह रहा है वही कहीं बीच में घुमो के रह जाए। असल में एपिक थिएटर का ये यानी था काम कि आप जो हो उसको नॉर्मल इंसान की तरह देखो, ऐसे ना देखो कि आप बिल्कुल बीच में इन्वॉल्व हो जाओ और रोने धोने लग पड़ो और इस तरह इतनी टेंशन क्रिएट हो जाए कि आप उसका असल मकसद ही खो दो। तो इसके नज़दीक सियासी निज़ाम किसी भी दुख की बुनियाद बनता है। रेमंड विलियम के ख़्याल में एक बड़े सिस्टम, एविल सिस्टम को गलत किस्म की अखलाकियात से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है कि यानी जो ईवल पर्पस है उनको इस तरह ना यूज़ किया जाए कि ट्रेजेडी का पूरा बेड़ा गर्क ही हो जाए, बल्कि आपको उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। उर्दू में ये वीडियो ज़्यादा मैंने ये नहीं बनाई है, कुछ इतना इंग्लिश का मैंने पढ़ाया नहीं, आप लोगों को साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी रेमंड विलियम को समझने से पहले। इसके 3 जो क्वेश्चन है बहुत प्रोमिनेंट हैं आपकी करंट नोट्स की बुक में भी। एक कंटेम्प्रेरी जो आइडियाज़ हैं उनको लेकर, और दूसरा जो है वो है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस, और थर्ड मेरे ख्याल से आ जाता है, लेट मी सी, थर्ड वाला यस कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, एंड द थर्ड वन इज़ जस्ट अ मिनट, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये इसे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह गूगल से भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी जो कि आपको बुक से थोड़ा हट के इन्फॉर्म कर सके कुछ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस, बट प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोस। मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा वीडियो को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी। जो एफ़र्ट्स हम लोग करते हैं इतना ज़्यादा अपनी टफ़ रूटीन से कुछ टाइम निकाल कर, तो प्लीज़ गाइस आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेमंड विलियम का ही डिस्कस करेंगे, मॉडर्न ट्रेजेडी से रिलेटेड। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।